ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज अपने क्लास 12th साइंस में बायोलॉजी का लेसन नंबर 4 है, जिसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने पढ़ा था कि जो अलैंगिक जनन है या जनन की विशिष्ट विधियां हैं, उनके कौन कौन से प्रकार हैं। तो अपने विशिष्ट विधियों के प्रकार पढ़े थे। 4 प्रकार की विशिष्ट विधियां थी, जिसमें असंग जनन था, अनिषेक बीज था, उसके बाद में सूक्ष्म प्रवर्धन, फिर कायिक प्रवर्धन था। तो असंग जनन किसे कहते हैं? जब किसी पादप या बीज का निर्माण बिना युग्मकों के संलयन या अर्धसूत्री विभाजन से होता है, तो उसे असंग जनन कहते हैं। तो असंग जनन के प्रकार पढ़े थे, कौन कौन से थे? आवर्ती जनन, पुनरावर्ती, असंग जनन। फिर इसमें जो मतलब कौन कौन से भाग से असंग जनन की प्रक्रिया होती है, उसके बारे में पढ़ा था। तो आज अपने जो असंग जनन है उसका महत्व क्या है पादपों में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप नोट करेंगे असंग जनन का महत्व। तो सबसे पहले लिखेंगे, इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। ये आपको पता है, इसमें असंग जनन में क्या अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, जिससे क्या गुणसूत्रों का पृथक्करण है, पुनर्योजन भी नहीं होता। अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो उसमें गुणसूत्र पृथक नहीं होंगे, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन होता है तभी गुणसूत्र पृथक होते हैं, ना ही वो वापस आके जुड़ते हैं। इस प्रकार के पादपों के लक्षण कैसे मात्र पादप के समान ही होते हैं। अगर अर्धसूत्री विभाजन होता तो फिर उसमें लक्षणों में चेंज आ सकता था, लेकिन असंग जनन के कारण क्या है, गुणसूत्रों में विभाजन नहीं होता। इस कारण जो लक्षण है वो किसके समान? मात्र पादप के समान ही होते हैं। फिर आगे दूसरा नोट करेंगे, इसमें बीजों का निर्माण अलैंगिक जनन द्वारा होता है। बीजों का निर्माण किस विधि द्वारा होता है? अलैंगिक जनन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन मतलब जिसमें नर युग्मक मादा युग्मकों का संलयन नहीं होता, वो अलैंगिक जनन विधि होती है, जिससे मात्र पादप के समान क्लोनीय संतानें उत्पन्न की जा सकती हैं। तो मात्र पादप के समान ही इसमें क्लोनीय संतानें उत्पन्न की जा सकती हैं। फिर असंग जनन का तीसरा महत्व, कौन सा? फसली पादपों में इस प्रकार के जनन से उनके लाभदायक लक्षणों के अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो जो फसली प्लांट है उसमें असंग जनन की विधि द्वारा जो लाभदायक लक्षण होते हैं, उन्हें क्या लंबे समय तक अपने सुरक्षित करके रख सकते हैं। तो असंग जनन किसमें उपयोगी है? जो फसली पादप है उनमें उपयोगी है। फिर अगला इसका उपयोग है, इसके द्वारा संकर बीजों का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। तो जो असंग जनन है, इसके द्वारा जो भी संकरित बीज हैं उनका उत्पादन भी असंग जनन में आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि असंग जनन है ये संकर पादपों के विशिष्ट लक्षण होते हैं, उनके ह्रास को या उनकी क्षति को रोकने का कार्य करता है। तो ये असंग जनन के महत्व हैं। मतलब सबसे पहले तो जो पादप बनेगा वो मात्र पादप के समान गुणसूत्र होंगे। दूसरा, इससे क्लोनीय संतानें उत्पन्न की जा सकती हैं। फसली पादपों में जो लाभदायक लक्षण है उन्हें सुरक्षित करके रखा जा सकता है। इसके द्वारा संकर बीजों का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है, और जो विशिष्ट लक्षण है उनके ह्रास को रोका जा सकता है। तो ये असंग जनन की विधि थी। फिर इसके बाद में जो अगली नई विधि है अनिषेक बीजता। तो नोट करेंगे अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता के बारे में आपको पता है, किसे कहते हैं अनिषेक बीजता? जब बीज का निर्माण बिना निषेचन के होता है तो उसे क्या कहते हैं? अनिषेक बीजता। मतलब बीज बनता है वो किस प्रकार बनता है? बिना निषेचन के।
बीज का निर्माण होता है। अब वो बीज होता है वो या तो अध्यावरण की कोशिका से बनेगा या फिर जो भ्रूणकोश है उसमें कोई अगुणित कोशिका होगी उससे बीज का निर्माण होगा, मतलब निषेचन नहीं होगा। उसके अलावा कोई भी कोशिका है वो बीज के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो अनिषेक बीजता यानी बिना निषेचन के बीज का निर्माण होता है। इसमें जो बीज होते हैं वह भी द्विगुणित होते हैं। बीज कैसे प्राप्त होते हैं? बीज द्विगुणित होते हैं। और यदि इसमें बीज का निर्माण बीजांडकाय की किसी कोशिका से होता है तो उसे क्या कहते हैं? एपोस्पोरी कहा जाता है। एपोस्पोरी किसे कहते हैं? यदि बीज का निर्माण किससे हो? यदि बीज है वो भ्रूणकोश के बाहर की कोशिकाओं से होता है। यदि बीज का निर्माण भ्रूणकोश के बाहर की कोशिका से होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे एपोस्पोरी कहा जाता है। एपोस्पोरी। एपोस्पोरी यदि बीज का निर्माण भ्रूणकोश के बाहर किसी भी कोशिका से होता है तो उसे एपोस्पोरी कहा जाता है। फिर है डिप्लोस्पोरी, यदि बीज का निर्माण गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से होता है, यानी बीज का निर्माण है वो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से होता है तो उसे डिप्लोस्पोरी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? डिप्लोस्पोरी। तो डिप्लोस्पोरी किसे बोलते हैं? जब बीज है किससे बनता है? मात्र कोशिका से। तो इस तरह से अनिषेक बीजता में आप नोट करेंगे कि बिना निषेचन के बीज का निर्माण होता है उसे अनिषेक बीजता कहते हैं। जो इसमें बीज बनते हैं वो द्विगुणित प्रकार के होते हैं और बीज का निर्माण या तो भ्रूणकोश के बाहर की कोशिकाओं से होता है या भ्रूणकोश में जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है वह बीज का निर्माण करती है तो उसे डिप्लोस्पोरी कहा जाता है। इसमें जो बीज बनते हैं वो मात्र पादप के समान होते हैं। फिर अगली तीसरी विधि कौन सी है? सूक्ष्म प्रवर्धन। तो सूक्ष्म प्रवर्धन यानी माइक्रो प्रोपेगेशन। सूक्ष्म प्रवर्धन के बारे में आप नोट करेंगे जब पादपों को विकसित करने के लिए ऐसी विधि अपनाई जाती है जिसमें पादप की कोशिका या उसकी जीव द्रव्य किसी भी भाग से नया प्लांट तैयार किया जाता है, यानी पादप के प्रवर्धन की ऐसी विधि जिसमें पादप के किसी भी कोशिकाओं का या उसके पादप के किसी भी भाग का उपयोग किया जाता है जिससे प्लांट तैयार किया जा सकता है उसे सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। और इनमें क्या किया जाता है? एक रासायनिक माध्यम होता है। उस रासायनिक माध्यम में जो भी कोशिका है उस कोशिका को रखा जाता है। रासायनिक माध्यम में कोशिका को रखा जाता है। कोशिका है फिर वो आगे किस रूप में बदल जाती है? कोशिका वो कैलस रूप में बदल जाती है और इसे पात्रस्वर्धन कहा जाता है। कोशिका से क्या बनेगा? कोशिका बनाएगी ऊतकों का समूह। यह विधि क्या कहलाती है? पात्रस्वर्धन विधि। पात्रस्वर्धन मतलब किसी कांच की परत नली में कोशिका का कोई भाग लेकर उससे नया प्लांट तैयार किया जाता है। पादप का कोई भाग लेकर नया प्लांट तैयार किया जाता है। तो जैसे ये कांच की परत नली है इसमें पहले पोषक पदार्थ लिया, ये पोषक माध्यम हो गया। इस पोषक माध्यम में क्या रखेंगे? अपने
कैलस अविभेदित कोशिकाओं का समूह कहलाता है। कैलस कैलस किसे कहते हैं, नोट करेंगे, अविभेदित कोशिकाओं के समूह को कैलस कहा जाता है। जब इस कैलस को इसमें रखा जाता है तो ऊपर से किसी कोर्क से बंद कर देते हैं और कुछ समय बाद इस कैलस से कोशिकाएं बन जाती हैं और एक नया प्लांट तैयार हो जाता है जिसे सूक्ष्म प्रवर्धन कहा जाता है। तो यह विधि क्या कहलाती है, सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। तो सूक्ष्म प्रवर्धन में एक बार और सुने, किसे कहते हैं, पादप प्रजनन की जो आधुनिक तकनीक है इसमें क्या पादप के किसी भी भाग को किसी रासायनिक माध्यम या कोश माध्यम बोलते हैं। पादप के किसी भी भाग यानी कोशिका, उसका जीव द्रव्य या फिर उसके ऊतक को यदि कोश माध्यम में रखा जाता है तो कुछ समय बाद अविभेदित कोशिकाओं का समूह बन जाता है। वो अविभेदित कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, कैलस कहलाता है। तो कैलस है वो आगे फिर नया प्लांट तैयार कर देता है जिसे एम्ब्रॉयड या भ्रूणाम बोलते हैं और उसके बाद उसमें जड़ें विकसित होती हैं और नया प्लांट तैयार हो जाता है। इसे पात्र संवर्धन विधि भी कहा जाता है क्योंकि यह कांच के पात्र में करवाई जाती है। तो इस प्रकार से इसे सूक्ष्म प्रवर्धन विधि कहा जाता है जिसमें पादप की कोशिका, ऊतक, जीव द्रव्य इन पदार्थों का उपयोग किया जाता है। तो ये जीव द्रव्य द्वारा अपने नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो आज अपने इस वीडियो में असंजनन है उसके महत्व के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद में अपने असंजनन विधि कंप्लीट हुई। उसके बाद में अनिश्चित बीजता पढ़ा। ये दूसरी विधि थी। अनिश्चित बीजता में विसेचन नहीं होता, ना ही अतुष्क्रिय विभाजन होता है, उसे अनिश्चित बीजता कहते हैं। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपेगेशन, मतलब पादप की कोशिका, ऊतक, जीव द्रव्य आदि पदार्थों से जब नया प्लांट तैयार किया जाता है तो उसे सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। इसमें कैलस तैयार होता है। कैलस की परिभाषा आपने नोट करनी है, अविभेदित कोशिकाओं के समूह को कैलस कहते हैं। इसे पात्र संवर्धन भी कहा जाता है। तो ये विधि कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ेंगे बहुभ्रूणता। फिर बहुभ्रूणता उसका क्या कारण है, उसका महत्व क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर कायिक प्रवर्धन है उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो जितना आज पढ़ा है इसे आपने नोट कर